आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी और आप सभी अपने अपने हिसाब से बहुत ही तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे डे बाई डे। उसी डे बाई डे प्रैक्टिस को और ही इम्प्रूव करने के लिए हमारी ये सीरीज़ है जिसमें हम मेनली टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को कवर करते हैं, जो आपका EMRS एग्ज़ाम और चंडीगढ़ PRT एग्ज़ाम को टारगेट करके आगे से ये सीरीज़ चल रही है। और इस सीरीज़ में हमने अभी तक काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस कवर कर रखे हैं। इन केस अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको नीचे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप इजीली सारे प्रैक्टिस सेशन को देख सकते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट की समझ को और बेहतर कर सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेशंस की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम कुछ को ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें हम डेली रात को 9 बजे मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को और बेहतर करने के लिए, तो आप पैडागोज नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है। इसके साथ ही पैडल अप ऑफिशियल जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। इस पर हम टाइम टू टाइम एजुकेशन से रिलेटेड आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिससे बार बार आपको यूट्यूब पर सर्फिंग के माध्यम से अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, है ना। क्योंकि मेनली जो न्यूज़ होती है वो आप पढ़ के भी आप पता कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको 10 या 15 मिनट की कोई वीडियो ही देखनी पड़े, है ना। कई बार इससे डिस्ट्रैक्शन भी आता है आपकी लाइफ में। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि आइडियल मॉडल इज़ रिलेटेड टू। आपको ये बताना है जो आइडियल मॉडल है वो किससे संबंधित है। क्या वो प्ले मेथड से, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, डिस्कवरी मेथड से या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से। तो आपको ये बता दूं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो आपका एक तो टीचिंग में डिवाइड है और दूसरा जो पार्ट है वो पेडागोजी का है आपका। तो टीचिंग वाले पार्ट में आपका टीचिंग मेथड का एक टॉपिक है। आई होप कि आप सभी ने वो पढ़ा होगा। और इन केस अगर आपने नहीं पढ़ा तो टीचिंग मेथड पे हमने एक प्रैक्टिस सेशन सेपरेटली बनाया हुआ था, जिसमें हमने क्वेश्चनों के माध्यम से आपके जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं आपके प्ले वे, चाहे वो टीचर सेंटर्ड हो गया या स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया, इन सबको क्वेश्चनों के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करी थी। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, जिससे आपको टीचिंग मेथड की समझ और ज़्यादा डेवलप होगी। तो आपको ये बताना है जो आइडियल मॉडल है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ जो आइडियल मॉडल है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से संबंधित है। अब आइडियल मॉडल होता क्या है। आइडियल मॉडल में जो आइडियल है IDEAL, जो 5 वर्ड हैं, ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5 स्टेप्स हैं। अब इनका मतलब क्या है। I4 होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना, पहचानना पड़ेगा कि आखिर में समस्या है क्या। उसके बाद D4 मतलब डिफाइन। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से गोल इस प्रॉब्लम के माध्यम से आप फुलफिल कर सकते हैं, है ना। तो डिफाइन हो गया। उसके बाद आपका आता है E मतलब एक्सप्लोर द सॉल्यूशन। आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन को ढूंढेंगे कि आखिर इस प्रॉब्लम के कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं। जब आपको सॉल्यूशन कुछ दिखेंगे उन पे आप एक्ट करेंगे, है ना। एक्ट करके ये पता करेंगे कौन सा सॉल्यूशन इसके लिए सूटेबल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कौन सा नहीं है। अब जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप इससे सीखेंगे, तो वो आ जाएगा L फॉर लर्न। तो I फॉर आइडेंटिफाई, D फॉर डिफाइन, E फॉर एक्सप्लोर, A फॉर एक्ट, L फॉर लर्न। ये आपको 5 स्टेप्स याद रखने हैं। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से संबंधित है। अब आपको कुछ बताना है कि आपको बताना है कि प्ले वे मेथड किसने दिया। इसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि डिस्कवरी मेथड किसने दिया। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन है, आप इसे बोनस क्वेश्चन समझ सकते हैं। उनके आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें दें। और अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच मेथड इज़ गिवन बाय किलपैट्रिक। आई होप कि आप सभी ने किलपैट्रिक का नाम सुना होगा। ये जॉन डीवी के शिष्य थे। तो आपको ये बताना है कि किलपैट्रिक ने कौन सा मेथड दिया था, टीचिंग मेथड। तो किलपैट्रिक ने आपका प्रोजेक्ट मेथड दिया था, है ना। ये मैं बता चुका हूँ, आपके जॉन डीवी के शिष्य थे तो इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वर्क। मतलब इनमें से कौन सा कार्य में संबंधित नहीं है, मतलब किसको आप वर्क नहीं कहेंगे। फिजिकल वर्क्स ब्रिंग टायर्डनेस, मतलब कहीं ना कहीं शारीरिक जो कार्य होते हैं वो थकान लाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वर्क इज कंट्रोल्ड, जो कार्य होते हैं वो नियंत्रित होते हैं, बिल्कुल सही है। जो काम हमें दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं नियंत्रित होते हैं। अब पूछा है कि देयर इज़ टोटल फ्रीडम इन वर्क, मतलब जो कार में है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। तो इस पर थोड़ा डाउट है, इसको हम बाद में देखेंगे। अगला 4th ऑप्शन कहता है वर्क इज़ इम्पोज्ड बाय अदर, मतलब जो कार है वो कहीं ना कहीं दूसरों द्वारा हमारे ऊपर थोपे जाते हैं या हमें दिए जाते हैं। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ जो गलत है, जो कार से संबंध नहीं है, वो है आपका 3rd ऑप्शन, क्योंकि वर्क जो है वो टोटल फ्रीडम नहीं देते हैं, है ना। ये चीज़ अगर प्ले मतलब खेल के रूप में अगर ये चीज़ कही जाए तो ये कहीं ना कहीं सही बैठेगी, बट यहाँ वर्क के केस में ये बात सही नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि डैश प्रमोट्स रियल ऑब्जर्वेशन, स्पेशल एग्जाम्पल्स एंड थिंकिंग।
मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो अवलोकन, उदाहरण और सोच को बढ़ावा देती है? क्या वो इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है? तो जो चीज़ आपके कहीं ना कहीं अवलोकन या एग्जाम्पल या थिंकिंग को बढ़ावा देगी वो पहली बात तो टीचिंग मेथड के अंदर टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर आएगा नहीं। तो इस हिसाब से अपना नीचे के जो दो हैं, लेक्चर मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ये अपने आप में कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। आई होप कि आपको पता होगा। तो अब बात करते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव की। तो इसमें कहा गया है कि कहीं ना कहीं अवलोकन, एग्जाम्पल और थिंकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो इसमें अगर एक कीवर्ड में पकड़ूं तो इसमें है एग्जाम्पल, स्पेशल एग्जाम्पल को बढ़ावा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के बाद आप कहीं ना कहीं चीज़ों को जनरलाइज करेंगे, है ना, सामान्यीकृत करेंगे। तो ये चीज़ किस में होती है? ये होती है आपकी इंडक्टिव मेथड में। डिडक्टिव मेथड में आपको सीधा एक नियम दे दिया जाता है, उसके बेस पे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडक्टिव मेथड। आई होप कि आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच जो डिफरेंस है मेनली को पता होगा, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच मेथड चिल्ड्रन टेक देयर नॉलेज फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, मतलब किस प्रकार की विधि में बच्चों का जो ज्ञान है वो अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है। मतलब पहले उनका एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होगी, फिर हम कहीं ना कहीं उन्हें कॉन्क्रीट के बेसिस पे लाएंगे। क्या वो डायरेक्टिव है, इंडक्टिव है, लेक्चर है, डेमोन्स्ट्रेशन है? ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन में मेनली आपका कॉन्क्रीट चीज़ है, मतलब प्रयोग करके प्रदर्शन सामने करके दिखाया जाता है। लेक्चर मेथड में टोटली आपका कहीं ना कहीं अमूर्त होता है, तो ये दोनों बनेंगे नहीं। अब आएगा डिडक्टिव या इंडक्टिव। तो आपने डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में मेनली जो हम याद रखते हैं वो ऐसे रखते हैं कि जो निगमन, मतलब डिडक्टिव का जो नियम है उसका मतलब है कि नियम से उदाहरण की ओर। तो नियम अपने आप में कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं, ये बात आपको भी पता है। और नियम देके जब हम आपसे उदाहरण आपके सामने लाएंगे तो जो उदाहरण होंगे वो कहीं ना कहीं मूर्त रूप में होंगे। तो इसका जो सही आंसर बैठता है कि अमूर्त से मूर्त की ओर ज्ञान को ले जाना डिडक्टिव मेथड में आएगा। और इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम पहले आपको उदाहरण रखेंगे, है ना, चीज़ों को आपके सामने दिखाएंगे, फिर आप उन चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो वो होता है कॉन्क्रीट टू आपका किसमें, एब्स्ट्रैक्ट में। अगर इसको दूसरे फॉर्मेट में कहें तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर जाना कहें तो वो आता है इंडक्टिव मेथड में। और अगर कहें जनरल टू स्पेसिफिक जाना हो तो वो आएगा आपका डिडक्टिव मेथड में। आई होप कि क्लियरिटी आपको हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब प्रदर्शन विधि में इनमें से कौन सा शामिल है ना। ऑब्जर्वेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन में शामिल होता है, मेकिंग नोट्स मतलब नोट्स बनाना शामिल है, क्वेश्चनिंग मतलब क्वेश्चन करना शामिल है। तो A+C, A+B या ओनली C आएगा, मतलब क्वेश्चनिंग के A+B+C। तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन देता है टीचर उस, या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एज अ टीचर आप अपनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। इसमें आप ऑब्जर्वेशन बच्चा करेगा, बिल्कुल सही है। नोट्स भी बनाएगा वो की पॉइंट्स के, या आप की पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर लिखेंगे। क्वेश्चन बच्चा प्रश्न भी पूछेगा और आप भी बच्चे से क्वेश्चन करेंगे। तो ये तीनों इसमें शामिल हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्कवरी मेथड, मतलब खोज विधि का इनमें से कौन सा भाग नहीं है। स्टूडेंट्स शुड नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं प्रदर्शन का उद्देश्य पता होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। अगर बच्चे को कहीं ना कहीं उद्देश्य नहीं पता फिर आप किस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये बात सही है, हमें उद्देश्य उसे बता के रखना होगा। स्टूडेंट्स शुड नो द कंक्लूजन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब बच्चे को क्या प्रदर्शन का निष्कर्ष पता होना चाहिए। इस बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अगला कहता है मेक श्योर ऑल स्टूडेंट्स परफॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन इजीली, मतलब आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखा रहे हैं वो बच्चे भी आसानी से प्रदर्शित कर पाएँ, है ना। ये बात भी सही है, हमें ये करना चाहिए। राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन बोर्ड, ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको की पॉइंट लिखने होंगे। तो यहाँ जो नहीं शामिल होगा वो है आपको निष्कर्ष बता के नहीं रखने होंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप बच्चे को निष्कर्ष बता के रख देंगे तो बच्चा एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा। और आप एज अ टीचर नहीं चाहते कि बच्चा किसी निष्कर्ष पे जाके रुक जाए, बल्कि आप उसे कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कराना चाहते हैं। तो आप उससे निष्कर्ष नहीं बताएंगे, आप ये नहीं कहेंगे हाँ यही इसका आंसर होगा, मे बी वो दूसरा आंसर लेके आए। तो आपको उसको एक मौका देना पड़ेगा ताकि वो चीज़ों को और एक्सप्लोर कर पाए। तो आप उसे कंक्लूजन ना बता के उसका केवल ऑब्जेक्टिव बताएंगे और आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन विच मेथड टीचर वर्क एज अ को लर्नर विद द स्टूडेंट, मतलब किस प्रकार के मेथड में जो टीचर है वो सह शिक्षार्थी के रूप में कार्य करता है, मतलब बच्चे के साथ को लर्नर के रूप में कार्य करता है। टीचर सेंटर्ड होगा नहीं क्योंकि इसमें टोटल डोमिनेंस किसका होता है, टीचर का। लर्नर सेंटर, इसमें
टीचर को लर्नर नहीं होता है, बल्कि एज अ फैसिलिटेटर वो काम करता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। लर्निंग सेंटर्ड ये होगा, क्योंकि लर्निंग सेंटर में आपका पूरा ध्यान जो अधिगम प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस उस पर होता है, ना कि किसी एक प्रोस्पेक्टिव पे। तो यही इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर पूछा जाए कि लर्निंग सेंटर में टीचर का क्या रोल होता है, तो मेनली अपन फैसिलिटेटर कह देते हैं, बस इसमें मेनली जो टीचर का रोल है वो एज अ मोटिवेटर है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रोल ऑफ टीचर इन लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। मतलब जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका का कौन सा हिस्सा नहीं है। पीपल हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, सो टीचर लिसन ऑल ऑफ देम। बिल्कुल सही है, टीचर को सुनना पड़ेगा क्योंकि हर बच्ची की अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होती है ना। टीचर मेक अ प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लास एंड टीच विद हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। ये आपका लर्नर सेंटर में नहीं आएगा, इसमें टीचर टोटल डोमिनेंस में है। तो यही आई होप कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रोल ऑफ टीचर, यस यही आपका पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम का हिस्सा नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपका टीचर डोमिनेटेड हो रहा है। टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट, बात सही है। टीचर पुट 4 to 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, सही है। कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग के तौर पे ये बात कही गई, ये बात भी यहाँ सही बैठती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। मतलब आपको ये बताना है सोचना और सीखने का क्या माध्यम हो सकता है। सोशल एक्सपीरियंस मतलब सामाजिक अनुभव, भाषा, प्रेरणा या व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। तो आप सोचना और आप सीखना जो मेनली चीज़ है, अगर अब मैं आपको इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं तो आप शांत हो जाइए और मन मन में जो भी आपके थॉट आते हैं वो कहीं ना कहीं आपने जो भाषा मेनली प्रेफर करी है सीखना, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती, मतलब जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल है, आपकी मदर टंग है, उसी भाषा में आप सोच सकते हैं। तो हमारे सोचने और सीखने की जो माध्यम है वो भाषा होती है। आई होप कि इस छोटे से प्रयोग से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन विच अप्रोच देयर इज लेस स्कोप फॉर टीचर स्टूडेंट टू डेवलप क्वेश्चनिंग स्किल्स, दे रिमेन लिमिटेड इन टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो यहाँ की पॉइंट्स क्या है कि वो लिमिटेड है किस पे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे। वो अदर बाहर से कोई क्वेश्चन स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं, और जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे आप बिल्कुल फोकस होंगे उससे कहें क्या कहेंगे, उसके सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं, है ना, विषय केंद्रित उपागम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू पियाजे रिवर्सिबिलिटी इन थॉट्स कम इन विच स्टेज। मतलब पियाजे के अनुसार आपको ये बताना है कि उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था में आ जाती है। पलटावी का गुण बच्चे में किस अवस्था में आ जाता है। सेंसरी मोटर बिल्कुल नहीं, इसमें पलटावी नहीं आती है। प्री ऑपरेशनल इसमें पलटावी का अभाव रहता है ना, इरिवर्सिबिलिटी रहती है इसमें। फॉर्मल ये तो बहुत अमूर्त चिंतन हो गया। इसमें जो आती है वो है आपका कॉन्क्रीट, इसी में आपका केंद्रीकरण आता है बच्चे में, है ना। तो ये बात आप केंद्रीकरण आपका केंद्रीकरण से हटता है, कहीं अहम केंद्र से वो कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट होता है एक तरीके से अगर कहा जाए इसको। तो ये है आपका पियाजे के अनुसार रिवर्सिबिलिटी का विचार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि डैश इज मीनिंग मेकिंग चेंजिंग ओल्ड वंस इन फेवर ऑफ वर्केबल अल्टरनेटिव मीनिंग। मतलब डैश का अर्थ पुराने अर्थों को व्यवहारिक वैकल्पिक अर्थ के पक्ष में बदलना होता है। किसका, लर्निंग का, टीचिंग का, डेवलपमेंट का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो आप क्या कर रहे हैं इसको अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, जो पुराने अर्थ हैं कहीं ना कहीं उन्हें वैकल्पिक अर्थ में आप बदल रहे हैं नए अर्थों के रूप में। तो ये क्या है, एक तरीके से परिवर्तन है, किससे दर्शाता है, ये आपका लर्निंग को मेंशन करता है या दिखाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये थे आज के हमारे बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप कि आपको और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, स्पेशली जो आज के क्वेश्चन थे वो टीचिंग मेथड्स पे बेस्ड थे, तो आपको टीचिंग मेथड की थोड़ी और समझ या अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आई होप आपने एंजॉय करा होगा आज का प्रैक्टिस सेशन। और अगर इन केस अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेशन को नहीं देखा है तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप वो सारे प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे पिछले प्रैक्टिस सेशन देख लेंगे। उनमें कई सारे प्रैक्टिस सेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तो चंडीगढ़ PRT के PYQ क्वेश्चन का है जो टीचिंग एप्टीट्यूड से ही संबंधित है ना। उसके बाद जिस वीडियो का जो पार्ट है उसका भी EMRSN चंडीगढ़ टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना है। इन केस अगर आप DTET+B PRT के भी एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए 2 प्लेलिस्ट ये मिल जाएंगी। इसमें एक PYQ क्वेश्चन है DTET+B का, और एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आई होप इनको आप एक बार चेक करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। बाकी आप जहाँ से हो बेहतर प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि आप अपने काम में और डे बाई डे इम्प्रूवमेंट ला पाएँ। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।